सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे असिस्टेंट को क्यों बदल दिया गया? आज सुबह दफ्तर आते ही सौम्य को पता चला कि उसके पर्सनल सहायक अमन को हटा दिया गया है। पता लगते ही वह तुरंत निदेशक के कक्ष में पहुँच गया जिरह करने। क्या मुझे ये जानने का हक है कि जिसके साथ मैं काम करता हूँ उसको मुझसे बिना पूछे हटा दिया जाता है? मुझे खबर करनी भी ज़रूरी नहीं समझा जाता है? आखिर क्यों? सौम्य ने बहुत ही गंभीरता से अपने क्रोध को दबाकर अपने बॉस से यह सवाल पूछे थे। उसका गुस्सा भी जायज़ था। अमन उसका 3 साल पुराना पर्सनल असिस्टेंट था जिसे बिना नोटिस हटा दिया गया था। सौम्य गुस्से में तो था ही, पर मर्यादित था। बॉस ने बगैर लाग लपेट के कहा, सौम्य, तुम बहुत काबिल हो और तुम्हारे साथ कोई भी हो तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बान्या एक समझदार लड़की है, उम्मीद है तुम उसके साथ अच्छे से काम कर पाओगे। ओके। बॉस का ये रवैया सौम्य को जरा सा भी नहीं भाया, पर क्या करे, नौकरी तो करनी है। जैसे ही वह अपने केबिन में लौटा, देखा नई असिस्टेंट अपनी जगह जमा चुकी थी। सौम्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत असहज महसूस करने लगा। एक तो अमन के जाने से, दूसरे उसके साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। अब इसके साथ मैं कैसे काम करूँगा? मन ही मन झुंझलाता सौम्य कनखियों से बान्या पर एक नज़र डाल लेता है। थोड़ी देर में वह उसके सामने ही आकर खड़ी हो गई। ओह, अब ऐसी शक्ल मुझे रोज़ देखनी होगी। कहकर वह जैसे थूक गटकना चाहता हो। आँखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए, काली बद्दी सूरत वाली मोटी सी लड़की बान्या सामने थी। सौम्य ने खुद को संयत करते हुए कहा, तो क्या क्या काम जानती हैं? सर, वो मैं आप जो कहेंगे करने की कोशिश करूँगी। माय गॉड, क्या कहा तुमने? सर, आप जो बोलेंगे वो सब करके दूँगी। इस बार थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली बान्या। ओह, इतना धीमे बोलोगी तो कैसे चलेगा? थोड़ा लाउड बोलना, जो भी कहना हो। ओके। लो, ये 2 पेज का मैटर टाइप करके देना। उसने हाँ कहकर गर्दन झुका ली, अपनी सीट पर जाकर काम देखने लगी। थोड़ी देर बाद, ये क्या किया है तुमने? उसके टाइप किए हुए पन्ने देखते ही घुड़क कर सौम्य बोला। सुनते ही बान्या जैसे सहम सी गई। तुम्हें टाइपिंग भी नहीं आती? हे भगवान, क्या होगा मेरा? पूरा 2 घंटा लगा दिया तुमने इसको टाइप करने में, कैसे काम होगा मेरा? मैं तो पागल हो जाऊंगा। सर, मैं सीख लूँगी जल्दी ही, टाइपिंग कोर्स भी ज्वाइन किया है। डरते हुए उसने धीरे से कहा। शॉर्ट हैंड तो आती है ना तुम्हें? संशय के साथ सौम्य ने पूछा। नो सर, कहकर उसने गर्दन झुका ली। फिर आता क्या है तुमको? हाँ, पहले कहीं काम किया है? नहीं, डरते हुए वो बोली। तो सुबह का सारा गुस्सा सौम्य ने उसके ऊपर ही उतार दिया। जब कुछ आता नहीं है तो किसने कहा था कि यहाँ नौकरी करो? मैनेजर हूँ मैं, रोज़ 50 पेज टाइप करने होते हैं, लिख कर दूँगा क्या? अमन फटाफट चुटकियों में काम करके रख देता था। मैं कितना भी तेज़ बोलूँ, पर मजाल है कि टाइपिंग में एक भी मिस्टेक हो। ओह, नफ़रत और गुस्से से सौम्य ने मुंह फेर लिया। सर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं जल्दी ही सीख लूँगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी, कहकर बान्या काम में लग गई। अगले हफ्ते एक ज़रूरी मीटिंग है। लिस्ट लेकर सारे मेन मेंबर को बुलाने के लिए पत्र टाइप करो। बान्या ने धीमे से ओके कहा और अधिकारियों की सूची लेकर बैठ गई। बैठकर टाइम क्यों पास कर रही हो? लेटर तैयार कर मेल भेज दो, चिल्ला उठा सौम्य। सर, क्या लिखूं? क्या टाइप करना है? धीरे से सकचाकर बान्या बोली तो सौम्य एकदम भड़क उठा। क्या तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि पत्र कैसे लिखते हैं? स्कूल कॉलेज कभी नहीं गई क्या? कितना पढ़ी हो? जोर से उसकी आवाज़ सुन सहम सी गई बान्या। जी, निकल पाया मुंह से सिर्फ इतना ही। मैंने पूछा, कितनी एजुकेशन है तुम्हारी? सर, बीए पूरा कर लिया इस साल, कहकर चुप हो गई वह, नज़र झुकाकर। अच्छा, आश्चर्य से सोचा उसने। 30 साल से कम नहीं लगती मोटी, और अभी सिर्फ बीए किया है। शाम तक सौम्य को नई सहायिका की सूरत से घिनसी आने लगी। उसका केबिन में बैठना दूभर सा हो रहा था, पर अब तो रोज़ का यही हाल था। कहाँ अमन के साथ मज़े से काम करता था,
देर रात तक काम करते रहते थे हम दोनों। अब इस गंदी सी बेढंगी लड़की के साथ मैं क्या परफॉर्मेंस दे पाऊँगा, कैसे होगा सब कुछ, मन ही मन सोच कर वह कुढ़ता रहता। एक दिन देर तक बैठकर काम करते हुए सौम्य को दफ्तर का पुराना चपरासी शंभू दिखा, जो बॉस के घर पर भी काम करता था। सौम्य ने फाटक से उसे पकड़ा और बान्या के ऑफिस आने के पीछे का राज पूछा, और शंभू से बान्या की पूरी सच्चाई जान खट्टा मन हो गया सौम्य का। वह अपने किए पर शर्मिंदा सा हो उठा जब उसे पता चला कि बान्या के यहाँ आने के पीछे उसके पिता की जान की कुर्बानी छिपी हुई है। बान्या के पिता बॉस के बहुत विश्वसनीय थे। उनके गांव की सब जमीन जायदाद की देखभाल भी उनके ही जिम्मे थी। कुछ समय पहले काम के सिलसिले में ही जाते हुए मार्ग दुर्घटना में उनकी जान चली गई। उनका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार न होने पाए, इसलिए बॉस के पिताजी ने खुद बान्या की सिफारिश कर यहाँ काम पर लगवाया है। पिताजी की सिफारिश थी तो बॉस को माननी ही थी, इसलिए बॉस ने अमन को दूसरी जगह सेट करवा दिया और बान्या को यहाँ काम पर लगवा दिया था। सौम्य बहुत बुरा महसूस कर रहा था। लड़की कितनी मुश्किल और मजबूरी से गुजर कर यहाँ काम करने आई है और मैं उस पर फालतू ज़्यादा ही गुस्सा कर देता हूँ। अगले दिन उसने देखा बान्या सुबह जल्दी आकर ऑफिस के सब काम निपटा रही है। सौम्य की सोच आज उसके लिए बदली हुई थी। नज़रिया बदल जाने से उसका व्यवहार भी बान्या के लिए नरम पड़ गया था। अब उसने बान्या के कामों में गलतियाँ निकालने के बजाय उसे ऑफिस का सब काम सिखाने की मुहिम ठान ली। अब वह अक्सर उसे कुछ कुछ टाइपिंग के टिप्स देता रहता, तो कभी फाइल को कैसे सहेजें, कभी ज़रूरी कागजात कैसे टैग लगा कर रखें बता देता। किसी ज़रूरी बैठक की तैयारी कैसे करनी है या करवानी है अच्छे से सीख चुकी थी बान्या। उसे भी सौम्य के साथ अब सहजता महसूस होने लगी। 1-2 महीने के अंदर ही सौम्य ने उसे ऑफिस के सारे काम कुशलता से करने सिखा दिए। वह महसूस करता कि कितनी कम उम्र में कैसे इतनी उम्र दराज बालों सी गंभीरता ओढ़ ली है इसने। अभी अभी कॉलेज से निकली है, ना हंसना ना किसी से बात करने के लिए मचलना। उसका दिल अक्सर बान्या के लिए सहानुभूति से भर उठता। काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता। एक दिन बॉस से अनुमति लेकर उसने दफ्तर में पारंपरिक परिधान में आने की प्रतियोगिता रखवाई और सभी के लिए लंच भी ऑफिस की तरफ से रखवा दिया। सभी बड़े उत्साह से आए। उसके जोर देकर कहने से बान्या भी साड़ी पहनकर आई थी। लंबे खुले बालों में कोई सांवली सी अप्सरा जैसी लग रही थी। काफ़ी पतली लगी वो साड़ी में सौम्य को। ये मोटी तो बिल्कुल नहीं है। सिर घुमाकर 2-3 बार नहीं, बार बार उसे देखे जा रहा था। पहली बार वह थोड़ी खुश दिख रही थी। सौम्य को जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। वह हर बार इधर उधर से नज़र चुराकर एक नज़र बान्या पर डाल लेता। अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ बातें करते हुए उसने पहली बार उसे खिलखिलाकर हंसते देखा। सच कितनी सुंदर है इसकी मुस्कान, मैंने आज तक नहीं देखी। हद है, मन ही मन मुस्कुरा दिया वह। धीरे धीरे 4 महीने निकल गए थे। सौम्य बान्या के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। दोनों में अच्छी तालमेल बन गई। अब सौम्य के बोलने से पहले ही कागज़ उसके हाथ में होता। बान्या ने बहुत खूबसूरती से उसका सारा काम समझ चुकी थी। काफ़ी कुछ उसके बोले बिना ही करके रख देती थी। सारी फाइलें डॉक्यूमेंट सहेज कर रखती। जो भी फाइल चाहिए चुटकी में निकाल कर सामने रख देती। दोनों के बीच में प्यार और विश्वास का अंकुर फूटने लगा। सौम्य की ज़िंदगी आराम से कटने लगी थी कि ऐसे ही एक दिन सुबह दफ्तर आते ही बान्या ने जैसे सौम्य के सिर पर बम फोड़ दिया। सर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल सकती है क्या? बान्या के मुंह से छुट्टी शब्द का नाम सुनते ही सौम्य अपसेट सा हो गया, पर ऊपर से सहज होकर बोला, क्यों चाहिए तुम्हें छुट्टी? वो मुझे गांव जाना है, कुछ काम है वहाँ पर। सौम्य समझ गया ये बताना नहीं चाहती क्या ज़रूरी काम है, पर पहली बार छुट्टी मांग रही है तो मना भी नहीं कर पा रहा था। कब जाना है? कल, धीरे से उदास स्वर में बोली थी वो। कब तक वापस आओगी? हताश होकर सौम्य ने पूछा तो संकोच के साथ वह बोली, कोई 1 हफ्ता लग सकता है। पूरा हफ्ता?
दिमाग ठीक है तुम्हारा? यहाँ का काम कैसे होगा? इतने दिन में मेरा मतलब ऑफिस का काम रुका रहेगा क्या? हैरान परेशान होकर वह बोला तो वान्या ने सिर झुका लिया। परेशान होकर चुपचाप कुर्सी पर जा बैठी। सोच रही थी सर को क्या बताऊं कि नहीं बताऊं। उसने कनखियों से देखा सौम्य बेमतलब फाइलों के पन्ने पलट रहा था। उसे व्यस्त देखकर उसने एक लेटर टाइप किया और सौम्य के टेबल पर जाकर रख आई। सौम्य ने पत्र देखते ही झट उठा लिया और पढ़ते ही चौंक उठा। तुम वान्या, तुम नौकरी छोड़ रही हो? मगर क्यों? क्या हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ तुम्हें? उसे चुप देखकर खींच उठा वो। कुछ बोलोगी भी या चुप्पी साध ली? सर, अब शायद मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगी, कहकर फिर नज़र झुकाकर बैठ गई वो। मगर क्यों? प्लीज़ वान्या बताओ मुझे, बात क्या है? सौम्य उसके सामने जाकर हक से खड़ा हो गया। उसने जो बताया सुनकर तो हिलसा गया वह। उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। गांव में मंगनी के बाद उसकी शादी होने वाली थी। जैसे स्याप सूंघ गया उसे, बुत बनकर फाइलों में नज़र गड़ा ली उसने, पर मन में तूफान सा था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसने जो सुना वह सच है। दोपहर बीत चुकी थी, बाहर भी मौसम आंधी तूफान भरा ही था। जैसे सौम्या के दुख में मौसम भी परेशान हो। दफ्तर की सारी महिलाएं लड़कियां आज 3:30 बजे तक निकल चुकी थीं। वान्या बार बार अंदर बाहर देख कर आ रही थी। उसने झिझक के साथ कहा, सर, लगता है बारिश आने वाली है। क्या आज मैं थोड़ी जल्दी निकल सकती हूँ? बारिश में रिक्शा भी नहीं मिलेगा मुझे, बस स्टैंड पैदल जाना पड़ेगा। मैं भीग जाऊँगी बारिश में। हाँ, काम खत्म करके जाना, आज का और कल का भी। तुम्हें छुट्टी पर भी तो जाना है ना। जैसे बदला लेने की चाहत पनप रही थी सौम्य के मन में। वान्या का परेशान चेहरा उसे राहत दे रहा था। फिर वह उसे निश्चिंत करते हुए बोला, अरे मैं छोड़ दूंगा तुम्हें बस स्टॉप तक। ठीक है, पर पहले काम खत्म कर लो। वान्या जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। 5 बज चुके थे। रह रहकर बिजली कड़क उठती खिड़की पर पड़ने वाले थपेड़े बता रहे थे कि बाहर तूफानी हवा भी चलने लगी है। आज पता नहीं क्या होगा। परेशान सी वह तेज आंधी में अपना बैग और ओढ़नी संभाले पैदल ही चल दी बस पकड़ने। रास्ते में भी मजाल थी कि कोई ऑटो खाली मिल जाए। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा ही था कि हवा के तेज झोंके ने आंखों को धूल से भर दिया। उमड़ घुमड़ कर बादल भी बरसने को आमादा थे। उफ, यह बारिश कतई पसंद नहीं मुझे। सब कुछ कीचड़ कीचड़ हो जाता है। आने जाने में भी दिक्कत, कहीं पहुंचने में भी दिक्कत, बस स्टैंड जाने में भी दिक्कत। आफत का दूसरा नाम बारिश है। मैं पहले ही कोई दुखी कम ना थी, ऊपर से यह खराब मौसम। अभी वान्या ने 10 कदम बढ़ाए ही थे कि पड़ा तड़ तड़ करके मोटी मोटी जोर की बूंदें बरस पड़ीं। मन तो उसका भी था कि आज जोर जोर से रो ले, सारा दर्द आंखों से बरसा ले, पर रो भी तो नहीं सकती खुलकर। जिद में उसने वापस आने की बजाय आगे बढ़ना ही भाया। कमरे पर पहुंचकर सामान बांधकर सुबह गांव भी तो निकलना था ना। फिर सौम्य का रूखा व्यवहार उसे और रुला रहा था। तेज़ बारिश में वह लगभग पूरी तरह भीग चुकी थी। हताश होकर उसने मदद की उम्मीद से यहाँ वहाँ नज़र घुमाई। इक्का दुक्का लोग जो दिख रहे थे वो भी जाने कहाँ दुबक गए थे। बैग के साथ खुद को संभालती वान्या बेबस सी महसूस कर रही थी। पापा के गुजरने के बाद कितनी उदास हो गई थी वह। 3 लोगों का उनका छोटा सा परिवार पापा के गुजरते ही जैसे उजड़ सा गया था। सौम्य का साथ और दफ्तर का स्वस्थ माहौल उसे उदासियों से निकाल ही रहा था कि उसके मामा ने उसका रिश्ता तय कर दिया। वान्या की माँ को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। समझदारी भी इसी में थी कि बिना पिता की बेटी के हाथ पीला करने में देर क्यों करनी थी। वान्या भी माँ की मजबूरी समझती थी। माँ को परेशान और बेबस देखकर वह बता ही नहीं सकी कि अभी आगे भी नौकरी करना चाहती है। मुझे सौम्य के साथ जीवन बिताना है। ऑफिस जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये दुनिया उस दुनिया से बहुत अलग हो। बाहर घमासान बारिश थी तो उसके मन में भी झंझावत कम नहीं थे। इधर अपने कैबिन में बैठा सौम्य अनमना सा फाइल के पन्ने सैकड़ों बार पलट चुका था।
उसका मन यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि बान्या हमेशा के लिए ऑफिस छोड़कर जा चुकी है। उसका ध्यान हटा खिड़की पर तड़तड़ाकर पड़ती बौछारों से। आज की बारिश खुशी देने के बजाय उसे भी उदास कर रही थी। उसने बान्या की खाली सीट पर नज़र डाली और लंबी सी सांस भरी। तभी उसे याद आया, अरे वो अभी तो निकली है, बस स्टैंड भी नहीं पहुंच पाई होगी। मैं इतना पाजी हूँ, उसे छोड़ने को बोलकर यहीं बैठा रहा। उफ! हाथ में बाइक की चाबी लिए तीर की तरह केबिन से बाहर निकल गया वह। बाहर आकर चारों ओर देखा, उसे बान्या का कहीं कुछ भी पता नहीं। इतनी तेज़ बारिश देखकर उसे फिर से खुद पर खींच हो आई। मैं भी कितना स्वार्थी हो जाता हूँ। उसे इतनी बारिश में अकेले जाने के लिए छोड़ दिया। कम से कम स्टैंड तक तो छोड़ आता। दफ्तर से 15 मिनट की दूरी पर था बस स्टॉप। अभी तो निकली थी वो, इतनी जल्दी कहाँ तक पहुँच गई होगी। सोचता हुआ सौम्य बाइक लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। चली जा रही थी। इधर बान्या अपनी जिद और बारिश के विरोध को सहती हुई। कदम बढ़ाए नहीं बढ़ते थे, पर क्या करे, जाना तो था ही। अचानक सुनाई दिए हॉर्न से उसने पीछे मुड़कर देखा। सौम्य आ गया था। जैसे बादलों के प्यासे को शीतल जल मिल जाए। बान्या के मन के दुखी बादल एकदम से छट गए। जैसे दिल में सूरज निकल आया एकदम से काले बादलों को चीरकर। रुककर वह देखने लगी जैसे सपना देख रही हो। जब सौम्य ने आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ कहकर हाथ बढ़ा दिया तो सकचाकर बान्या उसके साथ आ बैठी। कुछ देर पहले जो बारिश उसके मन को दुखी कर रही थी, अब मीठा मीठा सुखद एहसास करवाने लगी थी। बरखा रानी आज कोई प्यारी सहेली जैसी लगने लगी। सौम्य के साथ जैसे जिंदगी के हर दुख फुर हो जाते हैं। मन में हजारों तितलियां पंख फैलाकर उड़ने लगती हैं। उसने बैग अपने और सौम्य के बीच में रख लिया था, पर सौम्य ने हक से उसका बैग लेकर अपने आगे कर लिया। अब दोनों के बीच कोई दीवार ना थी। आज की बारिश ने भी जैसे ठान ली थी कि तुम दोनों बहुत रह लिए दूर दूर, अब तो एक हो जाओ। तेज हवाओं को देखकर सौम्य बोला, बान्या मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठ जाओ वरना गिर जाओगी। बस कहने की देर थी। बान्या ने हाथ उसके कंधे पर रखे ही थे कि एक बिजली सी कड़की, मगर बाहर नहीं अंदर, वो भी दोनों के। उसने झट हाथ हटा लिया, मगर तेज हवाओं ने जैसे घुड़क कर डांट दिया, अच्छे से पकड़, खुद को गिरने से बचाना है तो। बान्या ने दोनों हाथों से सौम्य को पकड़ लिया। मन तो था कि सिर भी उसकी पीठ पर टिका दे, पर संकोच की खाई अभी मिटी कहाँ थी। सौम्य आज बहुत खुश था। दिन भर की परेशानी का ऐसा मीठा फल मिलेगा नहीं सोचा था। बान्या घर आने वाले हर मोड़ का इशारा करती जा रही थी, पर आज जो कुछ देर पहले घर जाने की जल्दी थी, अब लगता था घर थोड़ी और देर से पहुँचते। सौम्य ने खुद ब खुद जैसे उसका मन जान लिया, बाइक धीमी कर दी। अब बारिश धीमे धीमे जैसे दोनों को गुदगुदाकर उनकी दिल की धड़कन बढ़ाती जा रही थी। दोनों सोच रहे थे, काश सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाता और ये बारिश ख़त्म ही ना होती। हम दोनों यूं ही साथ साथ ज़िंदगी भर सफ़र ही करते रहते। पर यह रूहानी रूमानी सफ़र ख़त्म हो चला था। बची थी तो बारिश जो अभी उन्हें उकसा रही थी। सौम्य ने बान्या के कहने पर मोटरसाइकिल रोक दी। बान्या धीरे से उतर गई, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। सौम्य से अपना बैग लेकर वह धीरे धीरे घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। सौम्य उसे जाते हुए देखता रहा। बान्या ने मन ही मन कहा, सौम्य आज आप एक कॉफ़ी पिला दो, नहीं बोलेंगे जैसे दफ्तर में हक से बोलते हैं। उसने सोचा ही था कि सौम्य बोल उठा, बान्या एक कप कॉफ़ी मिलेगी क्या? उसने मुड़कर सौम्य को एक नज़र देखा और मुस्कान बिखेर दी। दोनों घर के अंदर आ गए। सौम्य आज पहली बार बान्या के घर आया था, जो एक कमरे का किराए का मकान था। अंदर आकर बान्या की दिल की धड़कन और तेज हो गई। आज तो माँ भी घर पर नहीं है, मैं और सौम्य घर में अकेले। ऐसा ख्याल आते ही उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सौम्य उसकी मनोदशा समझ गया। उसने कहा, कॉफ़ी। वह झट रसोई में जाने लगी। पहले कपड़े बदल लो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। उसने देखा सौम्य खुद ही कुर्सी पर फैला तौलिया लेकर अपने बाल पोंछने लगा था।
बान्या ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और तीर की तेज़ी से बाथरूम में घुस गई। जब तक वह कपड़े बदल कर आई तो देखा सौम्य पंखे में खड़ा खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वो भी पूरी तरह भीग गया था। वो सोचने लगी कि उसको पहनने के लिए क्या दे, पर कुछ सूझा नहीं तो वह रसोई में चली गई। 10 मिनट में ही वह कॉफ़ी लेकर आई तो देखा सौम्य उसको ही देखे जा रहा था। खुले लंबे घने बालों में वह उसके दिल में उतर रही थी सीधे। जरा झुकाकर मेज़ पर कॉफ़ी रखते हुए वह बोली, कॉफ़ी। जितना तूफान दोनों के अंदर था उतनी ही कमरे में खामोशी थी। बान्या की नज़रें ज़मीन में जैसे गड़ गई हों और सौम्य की उसके चेहरे पर। बान्या सौम्य के नज़रों की तपिश को सीधे महसूस कर रही थी। मन में बहुत कुछ था पर होठों पर कुछ भी नहीं। सौम्य ने कॉफ़ी बहुत देर में ख़त्म की, जैसे कहने वाला हो एक कप कॉफ़ी और मिलेगी, पर रुक गया। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, कहकर दरवाजे तक चला गया, पर फिर उसके कदम रुक गए। वह पलटा और बान्या की ओर कदम बढ़ा दिए। बान्या के दिल की धड़कन तेज उठी। अब जैसे लगता कि दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। सौम्य उसके बेहद करीब आ गया। उसकी तेज चलती सांसों को भी सुन सकती थी वो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर करीब से देखा और पूछा, सगाई कब है? परसों, कहकर उसने नज़र झुका ली। सौम्य ने उसका मुंह अपने हाथों से ऊपर उठाकर कहा, तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? बान्या के दिल में आया, कह दें हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी वहाँ शादी। तो क्या तुम कर लोगे मुझसे शादी? पर बोली कुछ भी ना, होंठ काँप कर रह गए। नज़र फेर ली उसने। मुझे बुलाओगी नहीं अपनी सगाई में? बान्या से ना नज़र उठाई गई ना कुछ कहते बना। सौम्य उसे वहीं छोड़कर तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। अब बान्या की आंखों में सैलाब उमड़ उठे थे। एक दिन बाद आज सगाई है और बान्या गुमसुम सी पापा की तस्वीर के सामने खड़ी है। आज उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। काश आप होते तो मुझे समझ पाते, मेरी ये सगाई रोक देते पापा। और कौन है जो मेरे दिल की बात समझ सकता है बिना कहे? उसकी माँ वहाँ आ गई। बान्या की बड़ी बड़ी आंखों में जल भरा देखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का खामोशी से दर्द बांटने लगीं। तुम अब तैयार हो जाओ बेटा, माँ ने प्यार से कहा, सब अच्छा होगा। बान्या ने पापा की तस्वीर को एक बार फिर देखा और कहा, सौम्य भी आपके जैसा ही है, मुझे और मेरे दिल की बात समझने वाला। पर पापा, क्या मेरा उसका साथ इतना ही था? क्या मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी? बहुत से प्रश्न मन में उठ गिर रहे थे। आज फिर बान्या भारी कदमों से तैयार होने चल दी। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। सौम्य कहते हैं यह रंग तुम पर खूब फबता है। सोचते हुए उसने चोटी बनानी शुरू की तो ख्याल आया, सौम्य कहते हैं खुले बालों में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। बस याद आते ही उसने बाल खुले कर लिए। शीशे के सामने देखते हुए उसने आंखें बंद की। सौम्य का चेहरा नज़र आने लगा। मन ने पुकारा, कहाँ हो तुम? देखो मैं सज गई तुम्हारे लिए। उसने आंखें खोलीं तो देखा सौम्य गायब था। जाने वह पागल सी हो रही थी। जैसे ही आंखें मूंदती हर जगह सौम्य दिखाई देने लगता। कभी चौखट पे खड़ा होकर उसे निहारता तो कभी खंभे पर हाथ रखे गर्दन मोड़कर उसके कमरे में झांकता हुआ। वह अब चेतन सी कदम बढ़ाती जा रही थी। सब मेहमान आ गए थे। माँ उसे साथ लेकर सगाई के लिए बैठक में गई। बान्या ने देखा वहाँ भी सौम्य बैठा हुआ गहरी नज़र से उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरात रहा था। उसे चक्कर से आने लगे। लगता था जीवन मरण की कशमकश चल रही हो। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े, थोड़ी सी पूजा कर दोनों को अंगूठियां पहनाने के निर्देश दिए। उसने फिर आंखें मूंद लीं। अब सौम्य की मौजूदगी की खुशबू उसके दिमाग में दस्तक देने लगी थी। उसने एक हाथ से माँ का पल्लू पकड़ लिया। अधखुली आंखों से दूसरे हाथ से उसने अंगूठी लड़के की उंगली में पहना दी। उसका तनिक भी जी न किया कि लड़के की ओर देखे, क्योंकि उसकी आंखों और दिल में सौम्य का चेहरा बस गया था। आँख खोलती भी तो सौम्य ही दिखता और कोई नहीं। अब लड़के ने अंगूठी पहनानी थी। उसने आगे बढ़कर बान्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंगूठी पहनाने से पहले
उसने हल्का सा हाथ दबाया तो बान्या की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा सौम्य उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। बान्या के पूरे तन में वही सरसरी दौड़ गई जो पहले सौम्य के हाथ छूते ही तन बदन में दौड़ उठती थी। उसने आंखें मूंद लीं और सोचने लगी, क्या मैं पागल हो गई हूँ? मुझे हर जगह सौम्य दिख रहे हैं। क्या हो गया है मुझे? उसका सिर चकराने लगा, जैसे वह बेहोश हो जाएगी। फोटोग्राफर आगे आकर उनकी जोड़ी को कैमरे में कैद करने लगे। उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। तभी उसने महसूस किया कि सौम्य का हाथ उसके कंधे पर है। उसने फिर से आंखें मूंद लीं, सौम्य के स्पर्श का अनुभव करने लगी। बधाइयाँ देने के लिए सब आगे आ गए। माँ आकर बान्या को साथ लेकर वहाँ से चलने लगीं। तभी उसने सुना, बधाई हो सौम्य, बधाई बान्या। आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। उसने मुड़कर देखा, डायरेक्टर सर आए हैं और सौम्य से हाथ मिलाकर बातें कर रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह खुल गईं, जैसे वह सोते से जाग गई हो। उसने आँख मली, कभी सौम्य कभी बड़े सर को देखने लगी। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ा, बोली, माँ क्या मेरी सगाई सौम्य से हुई है? हाँ पगली, और किससे? हंसते हुए माँ ने बताया, सौम्य अपने माता पिता के साथ आया था तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे तो पहली नज़र में ही पसंद आ गया वो। बान्या खुशी से माँ के गले लग गई। उसकी नज़र सौम्य से जा टकराई। आंखों ही आंखों में वह बोल उठा, अब तुम मेरी हो। मन में बारिश की तमाम रूमानी ख्यालात उमड़ पड़े। उसकी नज़र फिर झुक गई, अब की बार शर्मा कर।